एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं हमारी क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग व्हिच इज रिटन बाय अनीस जंग। ऑल्दो वी हैव कवर्ड पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने पढ़ा कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि एक रैग पिकर है जिसका नाम है साहिब आलम। अनीस जंग कहती हैं उसे अपने नाम का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता तो शायद वो समझ पाता कि वो क्या कर रहा है, ये उसके लिए नहीं बना, राइट। तो वो बहुत गरीब है, उसकी स्थिति बहुत गरीब है, वो ढाका से आया है और आकर के दिल्ली के सीमापुरी जो कि आउटस्कर्ट है वहां पर बस चुका है, राइट। कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है अनीस जंग ने हमें ये भी बताया। अनीस जंग हमें कहती है कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा है जहां उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, महीने के खाना मिल जाता है और वो अब उतना फ्री नहीं रहा, ठीक है। उसे कुछ अच्छा बनने के लिए एक बहुत बड़ी लॉस का सामना करना पड़ा है। वो लॉस है उसके फ्रीडम का। अब वो खुद का मालिक नहीं है, उसका मालिक कोई और है। अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है। सो इस तरीके से साहिब आलम की जो स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी, वो अनीस जंग कंप्लीट करती हैं। लेकिन वो कहती हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं और यही वजह है उन्होंने स्टोरी का नाम रखा है लॉस्ट स्प्रिंग, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का बचपना खोते हुए दिखा रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे इस स्टोरी का अनदर पार्ट which is part 2 जिसमें हम पढ़ेंगे about मुकेश। Now, मुकेश wants to become a motor mechanic। मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके सपने अलग हैं। अनीस जंग कहती हैं कि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके सर पर इतना भार होता है कि वो उस भार से कभी निकल नहीं पाते, लेकिन उस भार में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सपने देखते हैं और हो सकता है कि वो बच्चे अपने सपने को कंप्लीट कर लें। लेकिन किस तरह वो अपने सपने को कंप्लीट करेंगे इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक विशिष्ट सर्कल में फंस चुके हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट वेयर वी आर लर्निंग द स्टोरी ऑफ मुकेश हु सेज आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। सो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश बार बार ये कहता रहता है कि मुझे अपना मास्टर खुद बनना है। I'll be a motor mechanic, he announces। उसने ये घोषणा कर दी है, देखो मैं नहीं करने वाला ये बैंगल मेकिंग, मैं क्या करूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। Do you know anything about cars? क्या आपको कुछ भी कार्स के बारे में पता है? I ask। अब आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, अनीस जंग अब उससे मिलती है तो वो कह रहा है कि मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है। तो अब उसे मोटर मैकेनिक बनना है तो अनीस जंग ये भी जानना चाहती है मोटर मैकेनिक तो तुम्हें बनना है, ठीक है, जैसे आईएएस तो तुम्हें बनना है, लेकिन तुम्हें आईएएस का आई भी पता है कि नहीं पता। सिमिलरली वो यहाँ पर मुकेश से कह रही है तुम्हें मोटर मैकेनिक बनना है तो क्या तुम्हें कार्स के बारे में पता है? I learn to drive a car। जब अनीस जंग ये पूछती हैं तो मुकेश की तरफ से आंसर आता है मैं सीख लूंगा। He answers, looking straight into my eyes। अब यहाँ पर अनीस जंग मुकेश का रिएक्शन बता रही है कि he is very sure about that। वो मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। That means वो बहुत श्योर है इस चीज को लेकर के कि वो ये कर लेगा, ठीक है ना। तो उसे लेट डाउन मत करो कि वो नहीं कर सकता। He will do one day। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। अब मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, राइट। और यहाँ पर अनीस जंग जब देखती हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी जो है वो धुंधली पड़ी हुई है, उस धुंधलाहट में कहीं छुप गई है, और वहां पर ये बच्चा अपनी आंखों में इतना सपना लिए हुए घूम रहा है, तो एक ये मिराज की तरह लगता है। अब मिराज समझते हो क्या होता है? भ्रम बोल सकते हो आप। जैसे अगर आप किसी डेजर्ट एरिया में हो और आपको सिर्फ सैंड दिखाई दे रही हो, बालू दिखाई दे रही हो, तो जो बालू पर आपकी धूल जो उड़ रही होती है वो तो चलती ही जाती है, लेकिन उस पर जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो लगता है चमक रही है, और उस चमक से एक मिराज क्रिएट होता है, लगता है पानी है पानी है पानी है, और इस सोच में इंसान दूर तक चलता चला जाता है और उसे पानी कहीं नहीं दिखता। तो ऐसे ही वो मुकेश के सपने को भी कह रही है कि वो एक ऐसी जगह पे रहता है, वो भले ही जितने बड़े सपने देख ले, लेकिन उसके सपने चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते, राइट ना। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अब फिरोजाबाद जो कि बैंगल मेकिंग हब है, वहां पर हर दूसरी फैमिली को आप देखोगे तो वहां पे लोग क्या बना रहे हैं? चूड़ियां बना रहे हैं। आप मुझसे पूछोगे आपका बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो दे विल से हम चूड़ियां बनाते हैं।
ठीक है. Every other family in Firozabad is engaged in the same process. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Now, ये बताया जा रहा है कि इंडिया का सेंटर है, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे फेमस चूड़ियां अगर कहीं की हैं तो वो फिरोजाबाद की हैं, राइट. और इसे एक और नाम से जाना जाता है. अब वो नाम क्या है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, where families have spent generations, जहां पे जो परिवार रह रहे हैं उन्होंने पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजार दी हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां, पीढ़ियों की पीढ़ियां, पीढ़ियों की पीढ़ियां इसी काम में इन्वॉल्व थी. मतलब जब से बैंगल मेकिंग शुरू हुई यहाँ पे वो लोग यही काम कर रहे हैं. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, अब इनकी कंडीशन क्या है, ये कैसी जगहों पे काम करते हैं, भट्टियों में. भट्टियां कैसी होती हैं, वहां पे आग जल रही होती है, ग्लास को पिघलाया जा रहा होता है और उससे चूड़ियों को बनाया जा रहा होता है. वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड किया जाता है, शेप दिया जाता है, बैंगल्स बनाई जाती हैं, है ना. फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. अब जितनी भी औरतें हैं ना वो भी इस काम में इन्वॉल्व है, यहाँ पर दिखाया जाता है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. अब यहाँ पर नीज जैन कहती हैं, देखिए ये जो चल रहा है ना, ये भट्टियों के बीच में ग्लास को वेल्ड करना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हु इज डूइंग, मुकेश की फैमिली और फिरोजाबाद की हर एक फैमिली. तो फिरोजाबाद की अगर हर एक फैमिली की बात करें तो उनमें से एक फैमिली, मुकेश की भी फैमिली है जो इस चीज में इन्वॉल्व है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, in dingy cells, without air and light, that the law, if enforced, could get him and these 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब देखो यहाँ पर अनीस जिंग बताती हैं कि पता नहीं क्यों, I don't know why they people don't understand कि ये काम इलीगल है, और इलीगल होने के बावजूद भी यहाँ पर लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं जो इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, राइट. तो नन ऑफ देम नो, उनमें से किसी को नहीं पता, वहां पे जितनी भी फैमिलीज हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको ये नहीं पता कि ये काम इलीगल है बच्चों के लिए, मतलब कानून के खिलाफ है, बच्चे नहीं कर सकते. अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करी जाएगी. लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, ये जो ग्लास की भट्टियां हैं इसमें बच्चे काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, राइट. सेल्स बहुत डिंगी होती हैं. व्हाट डज इट मीन? डिंगी का क्या मतलब है? डिंगी का मतलब है डार्क, एक तो अंधेरा होता है और दूसरा बहुत हल्की, अगर लाइट दिख भी रही होती है तो फिर वो भट्टी की लाइट होती है, राइट. विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहां हवा है. डिंगी सेल्स क्यों बोला गया? वो छोटे छोटे से कमरे हैं, उन कमरों में बहुत अंधेरा है और अगर लाइट का नामो निशान है तो वो लाइट किस चीज की है? भट्टियों की है, और हवा भी नहीं आती वहां पर. इतनी बुरी स्थिति है वहां की, और यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे काम कर रहे हैं. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. और अगर यहाँ पर जो कानून है उसको इन्फोर्स किया जाता है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इन गरम गरम भट्टियों में काम कर रहे हैं, राइट, मेहनत कर रहे हैं. They slog their daylight hours. वो हार्ड वर्क करते हैं पूरे के पूरे दिन, मतलब उनका दिन भी अंधकार में बीतता है. Often losing the brightness of their sight. अब इन बच्चों ने, मासूम बच्चों ने बाहर की रोशनी देखी नहीं, ये उन्हीं अंधेरी भट्टियों में रहते जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं वो अपनी आई साइट खो देते हैं. आप सोचो ना, एक बच्चा जिसके बचपन ही इस चीज में गुजर रहा हो, वो बड़े होकर के दुनिया देख ही ना पाए तो वो क्या करेगा. Now, Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says he's being rebuilt. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई गरीब फैमिली से होता है और उसकी लाइफ में छोटी सी भी खुशी आती है तो वो किस तरीके से उसे इंजॉय करता है और किस तरीके से वो उसे सबसे प्रेशियस मानता है, राइट. मुकेश की आंखों में चमक है, आप एक चमक देखोगे. As he volunteers to take me home,
अब वो कहाँ लेकर के जा रहा है अनीस जंग को? अपने घर लेकर के जा रहा है, और वो बहुत गर्व से कह रहा है मेरा घर ना दोबारा से बन रहा है। He is proud to have that. आप देखो ना आजकल के बच्चों के साथ क्या होता है, उनको सब कुछ मिल जाता है लेकिन उन्हें लगता है उनके पास कुछ नहीं है, बट उसको इसी चीज में प्राउड हो रहा है कि मेरा घर वापस बन रहा है। We walked down stinking lanes, choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. अगर आपको ऐसी स्थिति में रहने के लिए दे दिया जाए तो आपकी हाल कैसी होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट? मैं यहाँ पर वर्ड का मीनिंग लिख देती हूँ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बीम का मतलब है शाइन ब्राइटली, ओके? अब ये जा रहे हैं, जैसे ही ये अंदर बढ़ते हैं तो अनीस जंग अंदर पहुंच ही रही हैं कि उन्हें रास्ते में गलियां मिलती हैं और ये गलियां स्टिंक कर रही हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है स्मेल आ रही है, बदबू, राइट? अब जितना कूड़ा कचरा है वहीं पे फेंका जाएगा या फिर बाहर फेंक देंगे, कोई सुविधा नहीं है तो स्मेल तो आएगी ना। चोक्ड विद गार्बेज, सीवेजेस होंगे, नालियां होंगी, लेकिन उसमें इतना कूड़ा भरा हुआ है कि वो भर गई हैं और जाम हो गई हैं। चोक्ड मीन्स ब्लॉक्ड, राइट? और स्टिंकिंग मीन्स स्मेलिंग। Now, past homes that remain hovels with crumbling walls. Now, what does it mean? Crumbling. Crumbling का मतलब होता है जो टूट रही हो, जो गिर रही हो। मैं लिख दूं यहां पर crumbling, है ना? Falling down. बस अब गिरी तब गिरी, है ना? तो यहां पर इंग्लिश कहती हैं कि हम लोग ऐसे घरों से गुजरे जो कि टूटी हुई दीवारों पर या बस अब गिरी तब गिरी वाली दीवारों पर झूल रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी ये स्लम एरियाज है। हॉवल का मतलब होता है स्लम एरियाज, टूटी दीवारें हैं, स्लम सा एरिया है, वॉबली डोर्स है। वॉबली का मतलब ऐसे ऐसे शेक करते हुए डोर्स, अनस्टेडी मतलब पकड़ में भी नहीं आएंगे, वो कंट्रोल में ही नहीं होंगे आपके। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है। वहां पर फैमिलीज रहती हैं और फैमिलीज में सिर्फ इंसान नहीं रहते बल्कि इंसान के साथ साथ जानवर भी रहते हैं। और किस तरह से रहते हैं? प्राइमेवल स्टेट में, मतलब जैसे पुराने जमाने में कौन रहता था? लोग रहा करते थे जानवरों के साथ। आजकल स्टैंडर्ड सेट हो गया है भाई, नोबडी इज लिविंग विद एनिमल्स, नोबडी लाइक्स, है ना? अगर रखते भी हैं जानवर तो बड़े स्टैंडर्ड्स वाले रखते। तो अनीस कह रही है बहुत बुरी हालत है, गलियां स्मेल कर रही हैं, नालियां चौक हो चुकी हैं, दीवारें लटक रही हैं, स्लम से घर हैं, गरीब इलाके वाले एकदम, डोर हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे हैं और लोग जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब मुकेश रुक जाता है ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर और अपने पैर से एक आयरन डोर पर लात मारता है। अब वहां पे आयरन के डोर्स हैं, प्लास्टिक जुगाड़ से बने हुए घर, प्लास्टिक डोर्स है, ऐसे करके घर बने हुए हैं, और धक्का मार करके वो उस दरवाजे को खोलता है। We enter half built shack. shack मतलब छपरी वाला जो घर होता है जहाँ पे छप्पर पड़ा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बैंक्स का मतलब याद रखना, इट इज हिट, ठीक है ना? shack को हम लिख सकते हैं रफली बिल्ट, छप्पर वप्पर पड़ा हुआ है, छत नहीं है, ओके? जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके ना? तो अब जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर उसको कैसा नजारा दिखाई देता है कि आधा अधूरा बना बना घर है, बहुत ही बेकार सा। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground in large aluminum platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. अब देखो वो नजारा क्या देख रही है, वो बोल रही है एक साइड
घर के अंदर वो एंटर करी और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करी उन्हें एक रफली बिल्ट सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और जब वो एक तरफ देखती हैं तो वहां पर उनको एक जगह पर छप्पर पड़ा हुआ दिखाई देता है जहां पर वो क्या देख रही है कि स्टोव जल रहा है, लकड़ी वकड़ी लगा करके लोग स्टोव जला रहे हैं, है ना, और उसमें ना एक बड़ा सा वेसल चढ़ा हुआ है जिसमें पालक पक रही है, पालक की पत्तियां, और जमीन पर कुछ और सब्जियां कटी हुई रखी हुई है, चॉप का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई रखी हुई है, और एक फ्रेल का मतलब क्या होता है, दुबली सी पतली सी, राइट, एक औरत उन्हें दिखाई देती है, यंग वुमन, लेकिन वो जवान है। फ्रेल का मतलब थिन। अब आप समझ सकते हो ये दुबली पतली क्यों है, क्योंकि खाने को सही से मिलता नहीं। तो ये पतली सी यंग औरत वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, और ये इकलौती औरत पूरे घर के लिए खाना बना रही है। दो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें धुआं से भर गई हैं। हमारी आंखें धुआं से भर जाती है तो भी इरिटेशन होता है, हम रोने लगते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, वो स्माइल कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है कि पूरे घर के लिए खाना बनाना है, और जब सब खाना खाएंगे तो दे विल हैप्पी एंड शी इज हैप्पी। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी उठा करके बहुत खुश है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश छोटा है, मुकेश का एक बड़ा भाई भी है, और ये जो लड़की है जो दुबली पतली सी है और खाना बना रही है, मुकेश के भाई की बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत बड़ी नहीं होगी उससे। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, अब उसे बहू नाम से पुकारा जाता है। ओ बहू रिया, खाना बना लिया कि नहीं? The daughter-in-law of the house already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब ये जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, इसके ऊपर 3 मर्दों की जिम्मेदारी है, मुकेश की, मुकेश के भाई की और मुकेश के पापा की। ऑफ कोर्स सबका खाना पकाना, सबकी जिम्मेदारी उठाना ये इसी का काम है, पहले की औरतों का यही काम होता था। When the older man enters, और जब भी वो जो बूढ़ा आदमी है, घर का सबसे बुजुर्ग आदमी यानी कि मुकेश के जो पापा हैं, जब वो अंदर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो जब भी मुकेश के पापा अंदर आते हैं, सबसे मतलब ये प्रथा है वहां की कि जब भी सबसे बूढ़ा इंसान घर के अंदर एंटर करेगा तो वो एक टूटी फूटी दीवार के पीछे छुप जाएगी और अपना वेल क्या होता है, घूंघट, पल्ला, ठीक है, पर्दा जिसे बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग का पर्दा होता है ना, तो ऐसे या तो ये आगे लगा देती है या तो ऐसे करके छुपा लेती है वो। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders, क्योंकि इनके यहाँ का रिवाज है कि जब बड़े बुजुर्ग घर के अंदर आएंगे तो लड़कियां अपने चेहरे पर क्या डाल लेंगी, पर्दा डाल लेंगी। Respect. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनकी फैमिली में तो जो सबसे बड़ा घर का बुजुर्ग है वो एक गरीब जिसके पास चीजों की कमी है ना, वो कौन है, वो एक चूड़ी बनाने वाला है। इम्पावरिश्ड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी वेरी पुअर, राइट। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. सालों से वो काम कर रहा है, उसने बहुत मेहनत करी है, पहले लेबर था वो, फिर वो पहले वो टेलर था, फिर उसके बाद वो एक बैंगल मेकर बना, लेकिन फिर भी वो अपना घर मरम्मत नहीं करवा पाया। Sent his 2 sons to school, उसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजा था। All he has managed to do is teach them what he knows. Right? अच्छा, यहां पर आप समझने की कोशिश करना, ये जो हैज फेल्ड है ये रेनोवेशन के साथ भी आया हुआ है और सेंड स्कूल के साथ भी आया हुआ है। दैट मीन्स ना ही वो अपने घर की मरम्मत करवा पाया और ना ही वो अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेज पाया। तो वो करता तो क्या करता, बाप का फर्ज तो होता है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, कुछ तो सिखाना। तो जो भी उसको आता था, जो भी टैलेंट उसके अंदर था, उसने क्या किया, वो अपने बच्चों को सिखाया। ऑल ही नोज, ठीक है ना, वो सब उसको सिखा रहा है। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। और क्या जानता था वो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो चूड़ियां बनाना जानता था, उसने अपने बच्चों को चूड़ियां बनाना सिखाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अच्छा, मुकेश की एक दादी भी है, यानी कि मुकेश के पापा की मम्मी। वो कहती हैं, अरे हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, हमारी तो किस्मत ही यही है। कुछ लोग होते हैं ना, जब उनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो कहते हैं ये हमारा कर्मा है, दिस इज आवर कर्म, राइट। तो मुकेश की दादी का भी ये मानना है, हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है, भगवान ने क्या करे, अब जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? जिन्होंने देखा है अपने खुद के पति को अंधा होते हुए, और वो अंधे कैसे हुए हैं,
वो बैंगल्स को जब, जो चूड़ी कांच की बनती है, उनको जब पॉलिश कर रहे थे तो उसकी जो डस्ट थी वो उनकी आंखों में पड़ी, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे वो अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? अब ये बहुत ही इमोशनल लाइन है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर अनीस जंग क्या पोर आउट करना चाह रही हैं। गॉड गिवन लीनिएज का मतलब यहाँ पे क्या है? हियर अ प्रोफेशन carried on through the generation of the family। अब बाप दादा का, जो बोलते ना बाप का, दादा का, भाई का, सब का बदला लेगा रिफाइजल, तो यहाँ पर बाप का, दादा का, भाई का जो प्रोफेशन है उसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। और ये जो बाप दादा की विरासत है, क्या इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है जो उनको प्रोफेशन में मिली है? शी इम्प्लाइज, अब आप बताइए, बाप दादा का धंधा कोई छोड़ेगा क्या? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। अब आप बताइए, हम ऐसी फैमिली में ही पैदा हुए हैं जहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ 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 बनाना चलता है, तो अब इन्होंने जिंदगी भर क्या देखा? लोगों को चूड़ियाँ बनाते हुए, और इसी वजह से वो आज चूड़ियाँ बना रहे, राइट? इन द यार्ड, in the house, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, हर घर में, हर आंगन में, और हर दूसरे घर में या हर दूसरे घर के आंगन में, हर कहीं फिरोजाबाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही देखा है, लोग क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग बैंगल्स। और यही वजह है कि फिरोजाबाद के होने की वजह से, बाप दादा का यही धंधा होने की वजह से ये लोग भी इसी में इन्वॉल्व हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, चूड़ियों का स्पाइरल, चूड़ियों का स्पाइरल, चूड़ियों का स्पाइरल, राइट? ढेर चूड़ियों का, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर। अब वो बोल रहे देखो ना, सूरज जैसी चमकती हुई, घास के जैसी हरी भरी, रॉयल ब्लू, पर्पल, पिंक, ये रंग बिरंगी चूड़ियां, हर कलर की चूड़ियां, राइट? एवरी कलर बोर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। हर कलर किसको जन्म देता है? 7 कलर ऑफ रेनबोस को। और वो हर रंग की रंग बिरंगी चूड़ियां, इनको अलग अलग घरों में आप जाओगे तो आप देखोगे कि रंग बिरंगी चूड़ियां हर घर में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। लाई इन द माउंटेन्स एंड अनकेम्प्ड यार्ड्स, राइट? अनकेम्प्ड का मतलब क्या है? जिनका कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, वो आंगन जो बहुत तितरे बितरे पड़े हुए हैं, जिनका कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पे, अटेंशन ही नहीं मिली जिनको, वहां पर इससे ढेर इकट्ठा हो गया है चूड़ियों का, और यही चूड़ियां बिकने के लिए जाती हैं। Are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, right? Shanty का मतलब क्या है? एक टाउन जो कि बहुत छोटी रफली बिल्ट हट से बना हुआ है, जहां पे झोपड़ियां हैं, स्मॉल हट्स, है ना? आप क्या देखोगे वहां पर? हर घर के आंगन में आपको चूड़ियों का, रंग बिरंगी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ दिखाई देगा। ये चूड़ियों का ढेर एक कार्ट पर, है ना, वो ठेले पर जो कि हाथ से ढकेला जाता है, उस पर लोग रखते हैं और घर घर जाकर के क्या करते हैं? उसे बेचते हैं। तो आपको गलियों में लोग इसी ठेले को ठेलते हुए दिखाई देंगे, और अगर आप उन गलियों से घर के नज़ारे देखोगे तो हर जगह आपको छोटी छोटी झोपड़ियां दिखाई देंगी। And in the dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sat boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circle of bangles। अब अगर आप हर घर देखें, देखो कितनी अच्छे से न्यूज़ जंग कनेक्ट कर रही हैं कि चूड़ियों का ढेर किस पे रखा जाता है? कार्ट पे रखा जाता है, और ये कार्ट गलियों से गुजरती हैं, और जब आप गलियों का नजारा देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, और हर झोपड़ी की हालत कुछ अजीबो गरीब ही है। कैसे अजीबो गरीब है? आपको हर घर में डार्क हटमेंट्स मिलेंगे, अंधेरा, राइट? और लाइन से अगर आप देखेंगे तो भट्टियां या आग जल रही होंगी, ऑयल जल रहे होंगे। फ्लिकरिंग मतलब इधर उधर मूव करती हुई, एक लौ, दिया जलता है ना जैसे, वैसे उसकी लौ इधर उधर मूव करती है ना हवा की वजह से, तो वहां पे भी दिए जल रहे हैं या ऑयल लैम्प्स जल रहे हैं जो इधर उधर फ्लिकर कर रहे हैं।
सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और वहां पर बच्चे अपने मम्मी और पापा के साथ बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो जो ग्लास के बनी हुई चीजें हैं उनको मोड़ रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं और उन्हें चूड़ियों में कन्वर्ट कर रहे हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अब ये बच्चों की हालत इतनी नाजुक है कि इनको बाहर की रोशनी से ज्यादा ये यूज टू हो चुके हैं अपने घर के अंधेरों के, क्योंकि इन्होंने दिन भर वही काम किया है. सुबह से लेकर शाम तक ये अंधेरे घर में बैठ करके क्या कर रहे होते हैं, चूड़ियां बना रहे होते हैं. That is why they often ends up losing their eyesight before they become adults. और यही वजह है कि जब वो बड़े हो, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर का उजाला देखा ही नहीं, बचपन से उन्होंने आग भट्टी देखी और घर के अंदर अंधेरे कमरे देखे, राइट. अब क्योंकि वो कभी बाहर निकले ही नहीं, यही वजह है कि बड़े होते होते वो अपनी आई साइट, अपनी नजर खो देते हैं और वो अंधे हो जाते हैं. सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रैपिंग ड्रेस, सेट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन. एक बड़ी औरत है, उसके बगल में एक और औरत बैठी हुई है जिसका नाम है सविता. वो एक लड़की है, यंग गर्ल है, राइट. उसने एक ड्रैप आप बोल सकते हो जो थोड़ा सा फेंट हो गया है कलर, ठीक है, पिंक कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ है, राइट. और वो अपनी घर की बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो उन ग्लास के जो पीसेस हैं उनको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है, राइट. मैं लिख दूं यहां पर वर्ड, ड्रैप का मतलब है फेडेड और सोल्डरिंग का मतलब है व्हाट, joining. Pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और वो इतनी तेजी से काम कर रही है जैसे लग रहा है कि वो मानो कोई मशीन हो, और वो पता नहीं, अनीस जंग ये सोच रही है कि पता नहीं इसे पता भी है, इसे पता भी है कितनी सीक्रेट चीज को ये छू रही है या बना रही है. सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, प्योरिटी. ये लड़की जो कि पिंक कलर की फेडेड साड़ी में इस एल्डरली वुमन के पास बैठी हुई है, इसे जो हिंदू धर्म है या जो इंडिया है, इंडिया में इसकी कितनी बायसनेस है इस चूड़ी की, इसको पता भी है या नहीं, वो ये सोच रही हैं. Now, it symbolizes an Indian woman's सुहाग. फिर अनीस जंग बताती हैं कि वो जो चूड़ियां होती हैं ना, चूड़ियां वो औरत का सुहाग होती हैं. जैसे वो बोलती है ना, दीपिका पादुकोण एक ओम शांति ओम मूवी में बोली ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का सुहाग होता है एक चुटकी सिंदूर. तो यहाँ पर अनीस जंग बताना चाह रही हैं कि हर औरत का सुहाग होता है ये चूड़ियां. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और कितनी ज्यादा पायस मानी जाती हैं ये, कितनी ये गुड ओमन की निशानी होती हैं किसी शादी के लिए. तो जब शादियां होती हैं तो लड़कियों को चूड़ियां क्यों पहनाई जाती हैं, क्योंकि ये गुड ओमन का सिंबल होती हैं, शुभ शुभ माना जाता है इसे, क्योंकि ये औरत का सुहाग होता है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. अब अनीस जंग बताती है कि अभी शायद इसको इसकी वैल्यू नहीं पता इन चूड़ियों की, लेकिन एक टाइम आएगा, वो टाइम आएगा जब ये रियलाइज कर पाएगी. डॉन का मतलब क्या है, शी विल रियलाइज इट, इसकी प्योरिटी को, इसकी सैंक्टिटी को ये समझ पाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चूड़ी की. और ये टाइम कब होगा, जब उसका सर एक लाल कलर के घूंघट से ढक जाएगा, लाइक दिस. तब उसके हाथों में वो ये चूड़ियां पहनेगी और उसकी हाथ में मेहंदी रचेगी, और तब वो दुल्हन बनेगी. और वो दुल्हन बनेगी, ऐसी दुल्हन बनेगी जो कि ये औरत जो उसके बगल में बैठी हुई है वो सालों पहले बन चुकी है. तब ये रियलाइज कर पाएगी कि इसकी प्योरिटी क्या है. यानी इस जंग के इमोशंस हैं जो पोर आउट हो रहे हैं. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है चूड़ियों की. लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसे ये एहसास होगा कि ये चूड़ियों की कितनी वैल्यू है. Now, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy.
She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. अब आप देखें यहाँ पर जो फैमिली वाले हैं वो किस तरीके से अपनी परेशानियों को दिखा रहे हैं, कैसे अपनी परेशानियों को दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी वो जो औरत वहां पर बैठी हुई है वो क्या बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर का मतलब क्या है? मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर लो ना वो। तो कितनी परेशानियों में है कि एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं मिलता उनको, और उनकी जो आवाज है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? ड्रेन हो चुकी है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. एक वक्त का ढंग का मुट्ठी भर खाना भी इन्होंने नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी। That what she has reaped. ये है जो हमने पाया है अपनी जिंदगी में, चूड़ियां बना बना करके। और उसकी जब वो ये बोल रही है तो उसकी जबान से शायद खुशी उड़ सी गई है। उसका पति जो कि एक बूढ़ा आदमी है और उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है दीदी जी हमें तो चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने जिंदगी भर जो किया बस वो यही किया, यही है मेरी अमानत, सर पे एक छत दे दी अपने बच्चों को। ये उनके इमोशंस हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. So this is really very emotional. अनीस जंग यहाँ पर कह रही हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, पूरी जिंदगी फाखे करने के बाद, एक टाइम का भरपेट खाना ना खाने के बाद तुमने वो कर लिया जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी नहीं कर पाता। तुमने अपने बच्चों के सर पर रहने के लिए एक छत दे दी है। एटलीस्ट कोई भी इंसान अगर होगा तो वो इस चीज को सोच करके बड़ा हैरान होगा कि एटलीस्ट उसके पास सर छुपाने के लिए तो है, जो लोग सालों नहीं कर पाते। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. आप उस हर एक मोहल्ले में सिर्फ एक रोना सुनोगे कि उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए सिवाय चूड़ियों के बिजनेस के। Not even enough to eat, rings in every home. हर घर में आप जाकर के सुनोगे कि मेरे पास खाने के लिए भरपेट खाना नहीं है। The young men echo the lament of their elders. वो जवान लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मातम कि हमारे पास भरपेट खाने के लिए खाना नहीं है। Little has moved with time. हमने जिंदगी में बहुत कम, लिटिल क्यों यूज किया गया है, मतलब ना के बराबर हमने अपनी जिंदगी में बदलाव देखा, लेकिन वो बहुत ना के बराबर था। It seems in फिरोजाबाद, अगर आप फिरोजाबाद जाते हो, फिरोजाबाद की फैमिलीज को देखते हो तो आपको यही देखेगा कि लोगों की जिंदगियों में इंप्रूवमेंट तो आया है लेकिन बहुत थोड़ा सा। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourself into a cooperative? अब यहाँ पर सालों गुजर गए हैं, उनके दिमाग सुन्न पड़ चुके हैं मेहनत करते करते। अब तो उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं बची कि वो अपने सपनों को साकार कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके दिमागों में सिर्फ और सिर्फ यही भरा गया है कि तुम्हें अपने बाप का, दादा का कर्जा चुकाना है, तुम्हें चूड़ियां बनानी है और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। अब अनीस जंग यहाँ पर सवाल करती हैं कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर देते? 4 लोग अगल बगल के इकट्ठा करो, चूड़ियां बनाओ, एक कोऑपरेटिव तैयार करो, ठीक है, थोड़ा सरकार से पैसा मांगो और अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाओ। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मेन, कुछ जवान बच्चों से वो ये पूछती हैं, who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पर अनीस जंग ये भी बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये इस एक जाल में फंस चुके हैं, और वो जाल किसका है? वो एक विशियस सर्कल है, विशियस सर्कल, एक क्रूअल सर्कल। विशियस क्यों बोल रही है? क्योंकि ये लोग लालची हैं, मतलबी हैं, क्रूअल हैं, इनको तरस नहीं आता इन गरीब लोगों के ऊपर।
ये जो बिचौलिए हैं और ये जो फोर फादर्स और फादर्स के कर्जे हैं, उनमें ये बच्चे फंस करके रह गए हैं. Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police. Haul, what does it mean? Haul का मतलब है stopped, taken away, dragged, right? तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी करते हैं या करें तो हमें कौन रोक लेगा? पुलिस. Beaten and dragged to jail for doing something illegal. हमें वो मारेंगे, हमें वो खींचकर जेल में बंद कर देंगे कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं. They say there is no leader among them. उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो लीड कर पाए. No one who could help them see things differently. उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको एक दूसरा नजरिया दिखा सके जिंदगी का. Their fathers are as tired as they are. उनके बाप दादा भी थक चुके हैं जितना वो थक चुके हैं. वो इस बात से थक चुके हैं, वो अपने हालात से थक चुके हैं, वो अपनी किस्मत से थक चुके हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो जब साथ में बैठते हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, तो वो यही बातें करते हैं. कितनी गरीबी है, कितना दर्द है, कोई हमारा दर्द समझने वाला नहीं है, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन आखिर कब तक हम ये बातें करते रहेंगे? सिर्फ बातें 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 बातें, बातों के अलावा कुछ नहीं है. Listening to them, I see two distinct worlds. अनीस जंग जब उनको बातें करते हुए देखती हैं तो कहती हैं मुझे दो क्लियर वर्ल्ड्स दिखाई दे रहे थे. One of the family caught in a web of party, burdened by the stigma of caste in which they are born. And the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. वो कह रही हैं जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मुकेश के घर और गलियों से गुजर रही हूँ, तो मुझे दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई दे रही हैं. एक वो है जिन्होंने इसको अपनी किस्मत मान लिया है, और एक वो है जो लोगों के जो क्रूअल सर्कल है उनके दलदल में फंस चुके हैं. और वो क्रूअल सर्कल किसका है? वो साहूकारों का है जो पैसा देते हैं कर्ज पे और भारी ब्याज लेते हैं. वो बिचौलिए हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते. वो पुलिसमैन हैं जो उनके साथ क्रूरता करते हैं. वो लोग जो लॉ बनाते हैं और सही से उसे एग्जीक्यूट नहीं करते. वो लोग जो नौकरशाही में इन्वॉल्व हैं, बाबू बताते हैं अपने आप को, वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इनको कभी जीने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, जिंदगी में कुछ करने नहीं देंगे. वो इसमें फंस चुके हैं. तो एक की उम्मीद ही खत्म है क्योंकि वो उसे अपनी किस्मत मान चुका है, और एक जो उसे अपनी किस्मत नहीं मानता और आगे बढ़ना चाहता है, उसे दुनिया आगे बढ़ने नहीं देती. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों के कंधों पर वो भार रख दिया है जिसे वो चाहे भी तो भी खत्म नहीं कर सकते. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. जब तक वो बड़ा होता है, समझदार होता है, इसे समझता है, तो वो अपने बाप दादाओं की जो भी थॉट थी उसमें ढल चुका होता है. To do anything else would mean to dare. अब कुछ भी अलग सोचना मतलब एक बहुत बड़े दुस्साहस का सामना करना है, और वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फंसे हुए हैं. And daring is not part of his growing up. और दुस्साहस ये तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि जब वो बड़े हुए ना उन्होंने अपने बाप को दादा को ऐसा करते हुए देखा और ना वो खुद ये कर सकते हैं. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेकिन जब मैं ये सेंस मुकेश में देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ. I want to be a motor mechanic. कौन सा सेंस है? जिस चीज को अनीस जंग सुनती हैं तो उनका दिल एकदम बाग बाग हो जाता है, वो खुशी से झूम उठती हैं. मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं बनूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा. बट वो अगेन एंड अगेन ये रिपीट कर रहे हैं. अनीस जंग इज वेरी हैप्पी. He'll go to a garage and learn. वो गैरेज जाएगा और वहां से लर्न करेगा. लेकिन ये गैरेज is a long way from his home. वो उसके घर से बहुत दूर है. I'll walk, he insists. मैं चलूंगा. मुझे करना है, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है. वो गाना तो सुना होगा ना, किस्मत बदलती देखे हमें सब बदलता, वो ना. तो ये वो है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है. वो चल के जाएगा, वो पैदल चल के जाएगा. उसे अपनी किस्मत बदलनी है, वो बदल के दिखाएगा. Do you also dream of flying a plane? अनीस जंग मजाक में से पूछती है, तुमने प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है? पाप आंसर देखना कितना प्यारा है. He suddenly silent. वो अचानक से चुप हो जाता है. No,
He says, staring at the ground. अब वो जमीन की तरफ देखता है, वो कहता है नो, उसने कभी आसमान में प्लेन उड़ते ही नहीं देखे ना. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वो घूर रहा है जमीन की तरफ और वो कुछ कह रहा है, बड़बड़ा रहा है, शर्मिंदा है थोड़ा सा, लेकिन पछतावा नहीं है. He is content to dream of car. वो satisfied है कि वो कार के सपने देखता है, प्लेन के नहीं. That he sees hurtling down the street of his town. उसने आज तक गाड़ियों की आवाजें सुनी हैं, उसे मोटर मैकेनिक बनना है और वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो satisfied है. उसने प्लेन उड़ते हुए अपनी गलियों की तरफ से नहीं देखे ना, उसने आसमान की तरफ देखा, तो उसे पछतावा नहीं है, पछतावा नहीं है. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाई देते. उसने देखा या नहीं देखा पता नहीं, शायद नहीं देखा, तभी उसने कभी सपना नहीं देखा. So with this, my dear students, the story ends up here. But अनीस जंग यहाँ पर आपको इस स्टोरी के माध्यम से गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की जिनका बचपना कहीं खो चुका है, उनकी आंखों में चमकते हुए ड्रीम्स की और उनके पूरे ना होने की कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं इस लेसन से हमें सीख भी मिलती है कि अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने सपने हमेशा अच्छे देखो, सपने एक ना एक दिन जरूर पूरे होते हैं. सो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करना चाहूंगी, लेकिन सोन आई विल कम अप विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ साहिब आलम स्टोरी एंड मुकेश स्टोरी. तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट करिएगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. बट एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं डे 1 से अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना, तो आप हमारे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. सबसे पहला अगर आपको कुछ काम करना है तो आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लें, और जब आप अपने ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अंडर ग्रेड एग्जाम्स में जा करके CUET पर जाना पड़ेगा. आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, या फिर आप खाली लैंग्वेज जनरल टेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं. सिमिलरली अगर आप स्पोकन इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो बिल्ड योर करियर के साथ साथ आप स्पोकन इंग्लिश का भी बैच ले सकते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिज्यूम मेकिंग पे वर्क करेंगे. साइंस का ये बैच है जो 8922 रुपीज़ का मिल रहा है. ये बैच स्टार्ट हो चुका है. इसकी टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी हैं और आपको थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप चाहते हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार कर पाएँ, तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंटर करना है, कोड लगाना है Y484 अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो. और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा 8712 रुपीज़ का. तो समय मत बर्बाद करें, सिलेबस बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तब आप जा कर के 100% बनेंगे. सपने देखते सब हैं लेकिन पूरे उसे कुछ ही लोग कर पाते हैं. मैं चाहती हूँ कि आप उन कुछ लोगों में से हो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. मिलते हैं अगले सेशन में.